नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं 8 की ताजा खबर। शुरुआत उज्जैन से आ रही एक बड़ी खबर से, जहां एक सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। टैंकर में आकर टकराई एक कार, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर सहित 8 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 3 घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि नागदा हिल मार्ग की यह दुर्घटना बताई जा रही है। सड़क हादसे में ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और ड्राइवर सहित 8 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 3 को इंदौर रेफर करना पड़ा। नागदा उन्हेल मार्ग पर यह हादसा हुआ और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि अन्य घायलों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। इसमें कुछ घायलों को इंदौर भी रेफर करना पड़ा, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। अगली खबर बिलासपुर से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे हुए लोगों को निकाला। तोरवा थाना क्षेत्र के पावर हाउस की यह घटना बताई जा रही है, जहां डिवाइडर से कार टकराने की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कार की हालत क्या हो गई है और ऐसे में कार सवारों की क्या हालत हुई होगी, ये भी सहज अंदाजा इस कार को देखकर लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और इस हादसे के बाद काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा और 2 अन्य लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। और जबलपुर में वीडियो एक सामने आया, जहां पर एक बदमाश ने पहले मंदिर के आगे हाथ जोड़े और उसके बाद एक शख्स के घर पर जाकर उसने बम फेंका। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। दरअसल पहले मंदिर में जाकर बदमाश हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और उसके बाद बम लेकर जाता है, एक शख्स के घर पर बम फेंकता है। दरअसल रंगदारी मांगने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। गुंडा टैक्स और रंगदारी नहीं देने पर बम से हमला कर धमकाने का यह पूरा मामला और इस क्षेत्र के बदमाश आनंद ठाकुर पर यह बम फेंकने का आरोप है और फायरिंग की भी घटना सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और आए दिन बदमाश रंगदारी वसूलने के लिए लोगों को परेशान करता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पहले मंदिर में प्रणाम किया और उसके बाद बमबाजी की। अब ये मंदिर में प्रणाम आगे की जाने वाली हरकत के लिए माफी मांग रहा था ये शख्स, या फिर वहां वो इस काम में सफल हो जाए इसके लिए आशीर्वाद मांग रहा था। ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है और अभी इस बमबाजी के पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ चल रही है, ये भी देखने का विषय है। आपको बता दें कि गुंडा टैक्स मांग रहा है, रंगदारी मांग रहा है ये बदमाश। मंदिर में जाकर प्रणाम करता है, आशीर्वाद लेता है, प्रदक्षिणा लगाता है और प्रदक्षिणा लगाने के बाद हाथ में बम लेकर पहुंचता है और उस शख्स के घर पर फेंक कर फरार हो जाता है। पवन पटेल के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। पवन, ये आखिर किस तरह का मामला है? पहले मंदिर जाता है शख्स, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, वो माफी मांग रहा है या काम में सफल होने के लिए आशीर्वाद? जी बिल्कुल आशीष, ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े करती है और हास्यास्पद भी लग रही है, क्योंकि जिस तरह से चोर उस घर के सामने पहुंचता है जहां पर उसे बम फेंकना है, वहीं पास में मंदिर है, मंदिर में पहले भगवान को प्रणाम करता है या उनसे आशीर्वाद लेता है और उसके बाद मंदिर का एक चक्कर भी लगाता है, जिसके बाद में वह घर पहुंचता है और एक घर के सामने जो हाथ में 2 बम लिए हुए था वो दोनों बम फेंकता है। एक बम फट जाता है, दूसरे में धुआं निकलता है और उसके बाद ये शख्स वहां से भागते हुए फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकलता। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है और इस घटना में सभी के मन में यही सवाल है कि आशीर्वाद मांग रहा था या अपनी गलती जो वो करने जा रहा था उसके लिए माफी मांग रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपराध तो है और जो इस बात के लिए
पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है कि रात में और आचार संहिता लगी होने के कारण रात में दिन में हर समय पुलिस की मौजूदगी रहवासी इलाकों में होने का दावा किया जाता है और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था का दावा किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जो है लोगों में दहशत का माहौल बना रही हैं और जबलपुर में अगर बीते पखवाड़े की बात की जाए तो लगातार इस तरह के अपराध सामने आए हैं, इस तरह की घटनाएं सामने हो रही हैं। कहीं मारपीट हो रही तो कहीं बीच सड़क पर मारपीट हो रही, एक्सीडेंट हो रहे हैं और पुलिस कहीं भी ऐसे में नजर नहीं आती। पुलिस के पास जब सूचना पहुंचती है तब पुलिस एक्टिव नजर आती है और एक्शन लेकर के कार्रवाई करने की बातें करती है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर रही है। फिलहाल ये जो शख्स है इसका नाम आनंद ठाकुर है, जो घमापुर क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है। दुकानदारों को, ठेले वालों को, सब्जी वालों को ये धमकाता है, उनके साथ मारपीट करता है, रंगदारी वसूलता है। इसी तरह लोगों के घरों में जाकर के भी लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करता है और उनसे रंगदारी वसूलने की कोशिश करता है। पुलिस के पास इसकी पहले भी कई शिकायतें आई हैं, कई बार पकड़ा भी गया है, लेकिन हर बार ये छूट जाता है और यही की वजह है कि इसके हौसले बुलंद हैं और अब ये घरों में बम भी फेंकने लगा है। फिलहाल पुलिस ने इसमें इसके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है और इसकी तलाश की जा रही है। उम्मीद है कि पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करेगी, जिसके बाद ये इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, लोगों को डराने धमकाने का काम नहीं करेगा। और जिसके घर पर ये बम फेंके गए थे उस शख्स की तरफ से क्या कुछ बात कही जा रही है, क्या शिकायत दर्ज कराई गई है, किन धाराओं में पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और आरोपी को पकड़ने के संबंध में पुलिस क्या दावा कर रही है? जी बिल्कुल, ये जिस शख्स के घर पर ये बम फेंके गए थे उस शख्स ने ही इसकी शिनाख्त करके सीसीटीवी में देखकर इसकी पहचान करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि पहले भी उसे इसके द्वारा धमकियां दी गई हैं। ये जो आनंद ठाकुर है इसके खिलाफ पुलिस में पहले भी शिकायतें हो चुकी हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी तलाश की जा रही है और इसको जल्द ही गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन आशीष, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, वारदातों को जो अपराधी अंजाम देते हैं वो कोर्ट से जल्द ही कुछ ही समय बाद जमानत पर छूट जाते हैं और फिर से वारदात को अंजाम देने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों को जो छोटी छोटी घटनाएं करते हैं लेकिन रेगुलर करते हैं, लोगों के मन में डर पैदा करते हैं, दहशत फैलाने का काम करते हैं, इनके खिलाफ में सख्त कार्यवाही करना बेहद जरूरी है और पुलिस के लिए भी ये बेहद जरूरी है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए, इनको निरंतर इनके खिलाफ में कार्यवाही की जाए। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब खबर बैतूल से, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदान कर्मचारियों को लेकर लौट रही बस में आग लगने की जानकारी मिल रही है। 6 मतदान केंद्रों के मतदान कर्मचारी इस बस में सवार थे और हादसे में सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। एक राहत की बात ये रही और यहां बताया जा रहा है कि मतदान सामग्री को कुछ आंशिक नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन जो मतदान कर्मचारी थे वो बस से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। दरअसल जलती हुई धधकती हुई बस से ड्राइवर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और कर्मचारियों ने भी बमुश्किल बस से उतरकर इस पूरे मामले में अपने आप को सुरक्षित किया। और जानकारी मिल रही है कि अभी कुछ आंशिक नुकसान जरूर हुआ है सामग्री को, लेकिन मतदान कर्मचारी सभी सुरक्षित हैं। और खबर बिलासपुर से, जहां ट्रेन यात्रियों की एक बार फिर मुसीबत बढ़ गई है और आज से 22 ट्रेन कैंसिल होने की वजह से ये परेशानी बढ़ गई है। नागपुर रेल मंडल में मेंटेनेंस का काम होना है। बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल की 22 ट्रेन रद्द होंगी। इनमें 3 एक्सप्रेस ट्रेन हैं और 19 अन्य ट्रेन बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर वासियों के लिए भी परेशानी है और इन यात्रियों को अब वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि 22 ट्रेन का रद्द होना एक बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। हजारों की संख्या में यात्री जो इन ट्रेन से सफ़र करते हैं उन्हें अब अंग्रेजी वाला सफ़र करना पड़ेगा और 3 एक्सप्रेस ट्रेन और 19 अन्य ट्रेन जो कैंसिल हुई हैं, बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस के काम के चलते इन ट्रेन को कैंसिल किया गया है। चलिए बिलासपुर चलेंगे, उमेश मौर्य के पास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, ये भीषण गर्मी और इस गर्मी में कहीं आने जाने की वैसे भी परेशानी होती है और ट्रेन कैंसिल हो जाए तो ये समस्या और भी विकराल हो जाती है।
देखिए लगातार यात्री ट्रेनें जो है वो रद्द हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं सीधा असर यात्रियों को पड़ रहा है, क्योंकि समर वेकेशन है। ऐसे में बहुत सारे यात्री जो हैं वो गर्मी की छुट्टियां बिताने अलग अलग जगहों पे जाते हैं। कई लोग अपने घर के लिए जाते हैं और छुट्टी बिताने, चूँकि बच्चों की छुट्टी लग गई है तो वो अपने मामा या नानी के परिवार के यहाँ जाते हैं। तो ऐसे में उन ट्रेनों को वो पहले से बुक कराए रहते हैं और जब अचानक उन्हें पता चलता है कि आज वो ट्रेन रद्द है तो काफ़ी उनको समस्या होती है। ऐसे ही कुछ यात्री मेरे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ पर जा रहे थे और किस तरह की दिक्कतें हुई, क्या पता चला? देखिए, यहाँ पे मैं अभी सैटरडे संडे की छुट्टी के हिसाब से अभी काम करने के पर्पज़ से घर पे आया था। अभी संबलपुर के लिए उस रूट पे मेरा ट्रेन था। मॉर्निंग में ही मेरे को मैसेज आया कि ट्रेन कैंसिल हो चुकी है और अभी की डेट में केवल एक हमसफ़र ट्रेन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद अभी शाम को 4 बजे तक कोई उस रूट के लिए अभी ट्रेन अवेलेबल है नहीं। तो आने जाने में बीइंग अगर वर्किंग क्लास में है तो आना जाने के लिए जो है ना हम लोगों को रनिंग लगी रहती है। तो अब ट्रेन है नहीं तो एक दिन के लिए हम लोगों को तो बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है, क्योंकि वर्किंग क्लास में बंदा है और काम के लिए अगर जाना है सैटरडे संडे की छुट्टी के लिए भी अगर अपने घर पे आ सकते हैं तो पहुंचना और जाने में थोड़ी सी दिक्कतें तो ज़्यादा जाती हैं। उस पर ये ट्रेन अब कैंसिलेशन का जो 22 ट्रेनें एकदम से कैंसिल हो गई हैं तो मुझ जैसे और भी बहुत लोगों को परेशानियाँ तो ये परेशानियां जो है आशीष जी लगातार बनी हुई हैं। न केवल ये पहली बार ऐसा स्थिति हुई है बिलासपुर रेल मंडल की, इसके अलावा कई बार अधोसंरचना के नाम पर ट्रेनों को रद्द किया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती जिससे यात्रियों को सफ़र करना पड़ता है और कई बार उन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करते हुए भी देखा जाता है। और बसें भी नहीं चल रही, चूँकि बसें भी जो है इलेक्शन ड्यूटी पर लगाई गई हैं, तो ऐसे में कई ऐसे बसें हैं जो उस रूट पर नहीं चल रही है। तो यात्रियों की जो मुसीबत कुल मिलाकर बढ़ी हुई है। हालांकि रेल प्रबंधन का कहना है कि ये अधोसंरचना के नाम पर इस तरह का फैसला लिया जाता है और इस फैसले के बाद जो यात्रियों को आने वाले दिनों में अच्छी सुविधा मिलेगी, ऐसा उनका दावा रहता है। जी बिल्कुल। और एक बड़ी दिलचस्प यहाँ पर स्थिति बनती है उमेश की, आते हैं जो उर्दू शब्द में सफ़र शब्द का मतलब होता है वो करने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ी शब्द वाला जो सफ़र उन्हें करना पड़ता है उस सफ़र से ये सफरिंग उनके लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाती है। लेकिन उमेश, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में बस के अलावा क्या और कोई तरीके हैं कि यहाँ से कोई ट्रेन पकड़ के किसी अन्य स्टेशन तक जाकर उस जगह से किसी और गंतव्य के लिए अगर उन्हें ट्रेन पकड़नी हो, ऐसे भी कोई ऑप्शंस यहाँ यात्रियों के पास हैं, या फिर या तो प्राइवेट कैब्स उन्हें करनी पड़ेंगी जो बहुत महंगी पड़ती हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए, या बसेस के संचालन को बढ़ाया जाए, ऐसी कोई तैयारी प्रशासन की तरफ से? देखिए आशीष जी, अब आप समझिए 22 ट्रेनें एक ही रूट की अगर कहीं रद्द होगी तो इसका मतलब ये है कि उस रूट के लिए ट्रेन आपको अब उपलब्ध नहीं होने वाली है। सीधे तौर पर आपको या तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, टैक्सी लेनी होगी वहाँ तक, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार को टैक्सी के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो सबसे यात्रा भी महंगी हो जाती है और असुविधा भी झेलनी पड़ती है। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। भगौरिया के रंगों की रौनक ही नहीं, रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की सियासी जंग और भी रोचक हो चली है। 62 साल पहले यहां महिला उम्मीदवार की जीत ने सबको चौंका दिया था और 2024 में भी इस सीट से बीजेपी की अनीता नागर सिंह चौहान मैदान में है। बीजेपी को यह उम्मीद है कि 62 साल बाद रतलाम शक्ति का सम्मान करेगा। कांग्रेस का दावा है पंजा ही कब्जा जमाएगा। एक रिपोर्ट। रतलाम करेगा शक्ति को सलाम या भूरिया बिखेरेंगे कांति। रतलाम को एक बार ही मिली महिला सांसद। 1962 में कांग्रेस की जमुना देवी जीती थी। 62 साल पहले की ही तरह जब 1962 में देश भर में सुर्खियों में आई थी रतलाम झाबुआ सीट। इस सीट पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐन वक्त पर पहले से घोषित उम्मीदवार को बदलकर युवा चेहरे और आदिवासी नेता जमुना देवी को चुनाव लड़ाया। इस तरह 1962 में इस सीट को पहली महिला सांसद मिली। 2024 में भी यहाँ महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हमको ये ध्यान रखना मर्यादा का कि चाहे जो हो जाए हर हालत में अपना वोट भाजपा में पड़ना चाहिए। कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? ये बोलेंगे कि जिंदा रहना है तो डाकू टैक्स दो, और अगर टैक्स नहीं दोगे तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं। क्या 2024 में तैयार होगा
1962 पार्ट 2। इससे पहले भी रतलाम झाबुआ सीट पर महिला कैंडिडेट किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। कांग्रेस कैंडिडेट और कद्दावर आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया का भी 2 बार महिला उम्मीदवारों से सामना हो चुका है, 2004 और 2015 के उपचुनाव में, जिसमें कांतिलाल ने 2004 में बीजेपी की रेलम चौहान और 2015 में हुए उपचुनाव में स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया को चुनाव हराया था। ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है, फिर मैं समाज सेवा, आदिवासी सेवा, गरीब सेवा में लग जाऊंगा। ये आखिरी चुनाव है। 62 साल बाद 2024 में बनेगा वही इतिहास। 2024 में एक बार फिर कांतिलाल भूरिया का मुकाबला महिला उम्मीदवार से है। खास बात ये कि इस सीट पर दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार झाबुआ से होते थे। पहली बार बीजेपी ने नए चेहरे को मौका दिया है, जो अलीराजपुर से है। बीजेपी कैंडिडेट अनीता सिंह चौहान 2 बार जिला पंचायत और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही। प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी हैं। मुक्त अभी तक पाला किसी से पढ़ा नहीं है। पाला नागर सिंह चौहान से पढ़ा, बहादुर सिंह डावर से पढ़ेला क्यों? उसको मालूम नहीं है ये कौन सी खेत की मूली है। जो ये आपका घमंड का साम्राज्य है, इसको खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। और नागर सिंह जी याद रखना, हम पक्को आदिवासी से झुकेंगे नहीं, डटकर सामना करेंगे। नेताओं की जुबान और सियासी जुमले बता रहे हैं कि इस सीट पर फाइट टाइट है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या रतलाम 1962 का सीक्वल बनाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।